टेक वन के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं साहिल पंडिता। न्यूज बुलेटिन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर। एनआईए ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आज सुबह हंदवाड़ा और अनंतनाग जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार एक कथित ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क की जांच के सिलसिले में हंदवाड़ा के खानपुरा, बाबागुंड और भोजपुरा के साथ साथ अनंतनाग के बिजबिहाड़ा स्थित एसआईसीओपी इलाके में ये तलाशी ली गई। स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अस्पताल का औचक दौरा किया और मरीजों के अनुभव सुने और अस्पताल के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि संसाधनों की किसी भी कमी को तुरंत दूर किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का लाभ हर आदमी तक आसानी से पहुंच सके। माँ बाप ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, यहाँ रास्ते दिखाने के लिए भेजा है। मैं ये पूछ लूँगा, मैंने सेक्रेटरी साहब से भी, जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, मैं उनसे भी बात कर लूँगा और डायरेक्टर से भी, और जो कंसर्न ऑफिसर हैं मैं इनसे भी बात कर लूँगा। अगर कोई ऐसा इशू है या आपने मेरे नोटिस में लाया है, मुझे लगता नहीं है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको हमें बतानी चाहिए, और अगर कोई कहीं कोई गलत हो रहा तो उसको ठीक करेंगे। और ये सरकार इसीलिए है कि लोगों को सहूलत पहुंचे और लोगों को रिलीफ मिले, ना कि इसलिए है कि हम कॉम्प्लिकेसी खड़ी करें। बाकी यहाँ मेडिकल मेरा यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल आने का मकसद एक ही था कि कहीं कुछ लोगों की शिकायतें थी कि प्रॉपर वहाँ हमें देखा नहीं जा रहा और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की शिकायतें थी, तो इसलिए मुझे सरप्राइज़ यहाँ पे आना पड़ा है और मैंने देखा है और कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं। अब ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब हैं यहाँ, मैंने इनको कह दीजिए है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और मुझे देख के हैरानगी हुई कि बच्चियाँ पढ़ने के लिए आई हैं, उनको इन्होंने यहाँ रिसेप्शन पे बैठाया हुआ है। रिसेप्शन में बच्चों का काम नहीं है, और ये यहाँ पे क्योंकि आउटसोर्सिंग है, यहाँ किसी जेंट्स को बैठाया जा सकता है, किसी सिक्योरिटी वाले को बैठाया जा सकता है। ये मेरे ख्याल पहला हॉस्पिटल होगा जहाँ मैंने बच्चियाँ जो पढ़ने आई हैं उनको आपने रिसेप्शन पे बैठाया हुआ है। इट्स बैड लक, और मैंने अभी इनको डायरेक्शन दे दी है कि कल से ये बच्चियाँ नहीं बैठेंगी, सिक्योरिटी वाले बैठेंगे। सिक्योरिटी का काम है गाइड करना कि कौन से डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, कौन से डॉक्टर साहब। ये बच्चियों का काम था ना, वो माँ बाप ने दूर दराज के इलाकों से यहाँ पढ़ने के लिए भेजी हैं, ना कि यहाँ गाइड करने के लिए ये या सिक्योरिटी या ट्रैफिक पुलिस वाला काम करने के लिए नहीं भेजा। ये मुझे देख करानी का बहुत बड़ा एक लैब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखा जा रहा है। गांधीनगर हॉस्पिटल का क्या मैं सिटी स्कैन मशीन, हाँ, काफी ज्यादा लैब क्या देखा जा रहा है कि शालामार हॉस्पिटल में उसको रिसेंटली इंस्टॉल भी किया गया। गांधीनगर हॉस्पिटल क्या स्टेटस है आप? मैं समझ इसको लेकर मतलब क्या लगी नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? सर यहाँ पर फंक्शन है, हाँ, तो क्या इशू है? सर रेगुलर बेसिस कोई इशू नहीं है। आप एक पूछो तो मैं कल बड़ा एक बड़ा वाकया सामने आया। गलत है, गलत हुआ है, और वहाँ पुलिस ने एक्शन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया है, और कहीं भी बच्चियों के खिलाफ नाइंसाफी, बच्चियों के खिलाफ क्रुएल्टी, बच्चियों के खिलाफ या बच्चे भी क्यों ना हो, किसी के खिलाफ भी कोई ये सोचेगा कि हम जुल्म करेंगे, और जो वहाँ छात्रों में हुआ है कैसी दुखदायी घटना है, उसके लिए लफ्ज नहीं कि कैसे हम उसको कंडेम करें। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की रवायत नहीं है और ना ही जम्मू कश्मीर में कभी हुआ है। लेकिन ये अब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसको जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार ये चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और
क्योंकि अब जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है वो हमारे अंडर, जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर नहीं है, हम जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी हम नहीं कहीं भी ये नहीं चाहेंगे कि बेशक पुलिस हमारे अंडर नहीं है तो हम लोगों के साथ या बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी होने देंगे। नहीं, अगर ऐसे चीज़ें बढ़ेंगी तो इसको उमर अब्दुल्ला सरकार कभी भी टॉलरेट नहीं करेगी और इसके खिलाफ हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। इन चीज़ों को रोकने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार जरूर जाएगी। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपके ब्रदर इंस्पेक्टर विजय चौधरी पर जो है वो PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, जम्मू कश्मीर में लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर काम तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुताई की वजह से लोगों को जो है काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पेशेंट आइए आप आइए। सर आप सर आगे आ जाइए, इसी साइड आ जाओ। चलो ठीक रहो, ठीक है सर इधर ही आ जाए आगे। जाने दो। सर, जम्मू कश्मीर में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर काम जो है वो चल रहा है, लेकिन लोगों की शिकायतें हैं कि काम होने के बावजूद भी जो है जो स्टाफ है उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। देखिए, ये तो आप लोगों को मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और सिविल सोसाइटी का, मतलब ये लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। अब डॉक्टर इतने, आप कहें डॉक्टर जो अपना काम है वो कर रहे हैं, हम नहीं कहेंगे कि डॉक्टर नहीं कर रहे, डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। और जहाँ थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी लोगों को पूछा, मैंने अंदर जाके गया, देखा डॉक्टर देख रहे हैं। अब जैसे मैंने आर्थो वालों को पूछा, 120 बंदे की रोज OPD हो रही है, ये कम OPD नहीं है। और दूसरा, जैसे मैं वो अल्ट्रासाउंड के अंदर में गया, वहाँ कम से कम भी रोज की 70, 75, 70, 75 के लगभग अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। तो इट्स मीन के काम तो होता है, लेकिन अब लोग टॉलरेट नहीं करते, टॉलरेंस नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से जितना भी आप देखें, जब से ये सरकार बनी है, हॉस्पिटलों की साफ सफाई, हॉस्पिटलों की मैनेजमेंट, कितना फ़र्क पड़ा है मैडम सकीना इटू के टाइम में, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में। इसलिए ये चीज़ें, अब हम कहें कुछ चीज़ें तो लोगों को खुद समझनी पड़ेंगी कि हमने कैसे डॉक्टर्स के साथ डील करना है, कैसे हमने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ डील करना है। तो इसलिए लोगों को भी सब्र रखना पड़ेगा। बीजेपी कह रही है कि आप पंचायत, DDC और ULB के चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अगस्त के आखिर तक का वक्त दिया था कि सरकार, हमने कब कहा हम तैयार नहीं है? हमने कहा हमें स्टेट दे दीजिए, हमें वो कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम दे देंगे। अगर हम स्टेट, क्योंकि हम कहते हैं स्टेट बन जाए, उसमें सही मायने में पंचायतों को एम्पावर, आज हम सरपंच बना दें, DDC बना दें, जैसे पीछे DDC रहे, सरपंच रहे, क्या वहाँ ऑफिसर उनको सुनते थे क्या? हम चाहते हैं रिस्पेक्टफुली इलेक्शन हो, अगर वो चुने जाएं, PRI चुने जाएं, पर उनकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। ये नहीं कि जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी सेक। मुझे बताएं, बीजेपी वालों को पूछ लीजिए कि आपने पीछे DDC के चेयरमैन थे, BDC थे, आपके सारे अपना म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, क्या हालत की आपके दौर में पिछले 10-12 साल में? उनकी क्या हालत हुई? क्या उनको पूछने वाला था कोई? ये तो आप लोग भी जानते हैं। क्या उनकी वो रिस्पेक्ट थी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए? एक जो DDC चेयरमैन ऑफिसरों को DC को बुलाता था, आते ही नहीं थे, जबकि DC उसका प्रोटोकॉल में छोटा था। तो एक DDC, सुनिए, एक DDC जो था वो बुलाता था ऑफिसरों को, वो आते ही नहीं थे। तो इसलिए ऐसे इलेक्शन क्या करना? जैसे आज ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, हमारे पास पुलिस नहीं, हमारे पास IPS IAS कैडर नहीं, तो कौन सी सरकार है ये? तो इसलिए हम वो, जैसे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हम नहीं चाहेंगे कि PRI के इलेक्शन हो, बाद में उनको कोई पूछे ही ना, उनकी कदर ही ना, ऑफिसर उनको जाने पहचाने ना। ऐसे इलेक्शन हम नहीं कराने चाहते, वो फराडी इलेक्शन। आपके ब्रदर को लेकर एक खबरें चल रही है, चौधरी साहब, आपके ब्रदर को लेकर एक खबरें चल रही है कि ED की ओर से उनके खिलाफ PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सर, इस पर कुछ कहें? शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। हम वो लोग हैं, वो परिवार हैं, एक फौजी के बेटे हैं, वहाँ कुछ ऑफिसर हैं पुलिस के अंदर, वक्त आएगा हिसाब उनका भी लिया जाएगा। इसलिए आपने 6 महीने हो गए, क्या कर लिया ACP ने, क्या निकाल लिया? इसलिए छोड़िए, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं एजेंसीज के ऊपर छोड़ना चाहूँगा और कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहूँगा। मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। 100 इल्ज़ाम हमारे परिवार पे लगाएं, 100 इल्ज़ाम मेरे भाई पे लगाएं। हम लोग, मेरा भाई वो है जिसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ा है, जिसने उग्रवादियों की गोलियों से निकल के आया हुआ है। इसलिए मुझे छोड़िए, ये सवाल मैं इसका जवाब ही नहीं देना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग, मैं आज मेरी जिम्मेवारी, मैं एक इलाके का MLA हूँ और सरकार का हिस्सा हूँ। मेरी जिम्मेवारी लोगों के लिए। अब मेरे परिवार से में क्या होता है वो मेरा कोर्ट,
मेरा जुडिशरी फैसला करेगी या मेरी माँ वैष्णो देवी, माँ दावे वाली, और आप लोग फैसला करिए। इस पे आप लोग जवाब दीजिए कि हम गलत हैं या सही हैं। माइनिंग करते थे, क्या निकला माइनिंग से? इसलिए छोड़िए इन बातों को। सर, और बांग्लादेशियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आंकड़ा जो है वो देखने को नजर आया है। बीजेपी जिस तरह से बीजेपी निकाले ना भाई, 12 साल बीजेपी कह रही है कांग्रेस और एनसी का ये नहीं, हमारा सारा गंद है यार। 70 साल हमने गंद ही डाला। एनसी ने भी देश में गंद डाला, कांग्रेस ने भी, हमने हिंदुस्तान में क्या, जम्मू कश्मीर के हमने विदेशों में भी गंद डाला। हम तो है ही ऐसे गंद डालने वाले लोग हैं। ये साफ सुथरे लोग हैं बीजेपी वाले और पीडीपी वाले। इनको कहो 12 साल आपकी हुकूमत रही, ये रोंगिया क्यों नहीं बाहर निकाले? ये क्यों, ये शराब की दुकानें गली गली में, स्कूलों के बाहर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के बाहर में आई, स्कूलों के गेटों के बाहर आई, वाइन शॉप में, किसके दौर में आई? क्या हमारे दौर में आई? इसलिए बीजेपी की बात आप जब करते हैं जरा उनको पूछ लीजिए। मैंने 15 अगस्त वाले दिन कहा था ना कि हमारी 5 यूनिवर्सिटियाँ, एक भी यूनिवर्सिटी में हमारा वाइस चांसलर जम्मू का नहीं है, एम्स का डायरेक्टर हमारा नहीं है, हमारा IIM IIT में हमारा कोई नहीं, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है। क्या हमारे डॉक्टर, हमारे प्रोफेसर इतने नालायक हैं कि कोई वाइस चांसलर नहीं बन सकता जम्मू से, कोई एम्स का डायरेक्टर नहीं बन सकता? इतने नालायक डॉक्टर और इतने नालायक प्रोफेसर हैं जम्मू के। ये बीजेपी से सवाल क्यों नहीं आप लोग पूछते? हमें तो पूछते हो। उनको पूछिए एक भी वाइस चांसलर किसने लगाना है? वो तो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट लगा, हम तो नहीं लगा रहे वाइस चांसलर। एम्स का डायरेक्टर कौन लगा रहा है? दिल्ली लगा रही है ना। तो इसलिए वो सवाल पूछिए, ये छोड़िए क्या कहते हैं। कौन ये सैनिटाइज करते हैं? नहीं, सैनिटाइज करते हैं सर, वो करते हैं ना। लेकिन यहाँ आपके पास और सोर्सिंग है, किसी लड़कों को बैठाइए, यहाँ बच्चियाँ बैठा दी अपने छोटी छोटी, चेंज करिए इनको। जी ठीक है, बच्ची को बैठेंगे, पढ़ने दीजिए इनको। ठीक है। जम्मू में हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य राज्यों के गुर्जरों की मौजूदगी में राष्ट्र महागुर्जर सभा की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें किश्तवाड़ में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना पर गहरा रोष जताया गया। बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, अपना रोष प्रकट करती है और के रखा कि वो अपनी बात से ही उन लोगों ने हदें पार कर दी हैं। मेरा नाम सतवी पटेल है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय गुर्जर महासभा यहाँ पर अपने गुर्जर समाज के लोगों के साथ बैठक करने के लिए आई हुई थी। हमें यहाँ संज्ञान में आया कि यहाँ एक छात्रु क्षेत्र में 14 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और वो अन्यायी बलात्कार तक ही नहीं रुके। उन्होंने उस छात्रा को, उस 14 वर्षीय बच्ची को इतना डरा के रखा कि वो अपने परिवार तक भी इस बात को शेयर नहीं कर पाई। और जब वो गर्भवती हो गई तो गर्भवती होने के बाद उसका गर्भपात कराया और गर्भपात के बाद उसके नवजात शिशु का और उसकी मौत हो गई है। तो ये दोहरा जो हत्याकांड है और ये दुष्कर्म की जो घटना है, राष्ट्रीय गुर्जर महासभा उसका भर्त्सना करती है, निंदा करती है और साथ साथ चेतावनी देती है कि ये फास्ट ट्रैक में 3 महीने के अंदर अंदर अपराधियों को यदि फांसी की सजा नहीं हुई, 2 भाई इसमें शामिल हैं, दोनों को अगर फांसी की सजा नहीं होती है तो राष्ट्रीय गुर्जर महासभा जम्मू में आकर के डेरा डालेगी। पूरे देश का गुर्जर यहाँ आएगा और जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर में डेरा डाल करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हमने जो ये कल घटना सुनी है, आज पता चला है कि हमारी एक बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध किया है, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पूरे देश का गुर्जर आज उस बिटिया के साथ है। ऐसा ना समझिए कि गुर्जर समाज ऐसी ही है। पूरे देश में धरने प्रदर्शन होंगे, या तो उसको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक के माध्यम से उसको सजा मिले और उन लोगों को फांसी की सजा मिले। ऐसे राक्षसों को फांसी की सजा से नीचे कोई मांग नहीं है। हम हरियाणा से चल कर आए हैं। ये जो बहुत भत्सना जैसी जितनी निंदा की जाए, ये बहुत घोर अपराध है और अपराध हमारी सरकार और प्रशासन ने रूल तो बहुत बढ़िया बना दिए हैं, लेकिन हम घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं न्याय, जैसा यूपी में योगी सरकार करती है, योगी प्रशासन करता है। हम JNK के प्रशासन से और सरकार से ये मांग करते हैं, हम प्रार्थना कर्मबद्ध से मांग करते हैं कि वैसा ही न्याय पीड़िता को दिलाया जाए और फास्ट ट्रैक में जल्दी से जल्दी ले जाके इनको फांसी दी जाए।
यही हमारी सरकार से विनती है, वरना पूरा देश का गुजर यहाँ रोडों पे उतर जाएगा, सड़क पे उतर जाएगा। धरना दिया जाएगा। ये बच्चे के साथ घोर अन्याय हुआ है। हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहाँ धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। योगी सरकार की तरह फास्ट कोर्ट में इसका मुकदमा चले और फटाफट इसका जल्दी से जल्दी जो न्याय मिले। हम सभी इसकी निंदा करते हैं। अगर इन दुष्कर्मियों को बख्शा गया तो पूरी बिरादरी यहाँ धरना देगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, यही हमारी मांग। ऑल जे&के होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार से जम्मू कश्मीर में होम गार्ड जवानों के कम वेतन और कल्याणकारी सुविधाओं की कमी से जुड़े पुरानी समस्याओं के समाधान की अपील की। सरकार से यही अपील है कि सरकार कब सुनेगी होम गार्ड की पुकार। सरकारों ने जो भी ऑर्डर होता है वो इधर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसके दौरान अब हम दिल्ली में गए थे, होम मिनिस्टर जी को मिले थे, MOS होम संजय बांडी सर, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है इसके ऊपर कि जल्दी से जल्दी ये मसला हल किया जाएगा। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो भी ऑर्डर होता है उसको आप एक तो सीनियरिटी वाइज बनाइए, कि हम भी नहीं चाहते कि सरकार पे इतना बर्डन बने। और जो लोग लड़ रहे हैं तो सभी को हक मिलना चाहिए, जो डिसंगेज किए गए हैं उनको भी हक मिलना चाहिए। और सरकार जो पॉलिसी बनाती है, जैसे बाकी स्टेटों में पॉलिसी है कि मेडिकल फैसिलिटी हमारे होमगार्ड जवानों को बिल्कुल नहीं है, और जो एजुकेशन लोन हमारे लोगों को नहीं है। अगर ड्यूटी के दौरान कुछ हादसा हो जाता है, जैसे भी बाकी स्टेटों को 5 लाख से 25 लाख तक मिलता है, लेकिन हमारी स्टेट को 5 रुपए तक नहीं मिलते हैं। कोई बेनिफिट नहीं है, ना इनको रिटायर होने पे पेंशन है, ना इनको कोई जैसे पैसा दिया जाता है बाकी स्टेटों में कम से कम 20 से 25 लाख, वो भी नहीं है। हम सरकार को यही चाहते हैं कि जो भी सरकार अभी पॉलिसी बना रही है, जब बनाएगी इसको जल्दी से जल्दी बनाए और ये मसले सारे होने चाहिए इसमें। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप हर वक्त जम्मू कश्मीर के, चाहे वो परमानेंट मुलाजम हैं, डेली वेजर्स हैं, पेंशनर हैं, उनकी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक आज इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मेन मुद्दा और मकसद ये है, मैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। हम इनके हर मुलाजम जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है हम उसकी सपोर्ट करते हैं, और इनके साथ नाइंसाफ़ी है और ये 15-15, 20-20 साल से अपनी ड्यूटी बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ सारे अंजाम ले रहे हैं, लेकिन बदले में सरकार इनको सिर्फ 2700 रुपया दे रही है। क्या 2700 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? हालांकि बहुत सारी स्टेट या यूटी हैं उनमें 30-30, 40-40 हज़ार रुपया जो है उनको तनख्वाह दी जाती है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इनको सिर्फ 2700 रुपये दिया जाता है। हालांकि इनकी सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई है, हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई है, लेकिन अभी तक उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। हम ये कहना चाहते हैं कि इनका जो मसला है वो जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांड है, सरकार को इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। ये कौन सी स्टेट है कि जहां ना तो हाई कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को? हमने देखा बहुत सारी जजमेंट है यहाँ जम्मू कश्मीर से यहाँ आई है, सुप्रीम कोर्ट से भी आई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैं सेंट्रल की सरकार से और जम्मू कश्मीर की सरकार से अपील करता हूँ कि इमीडिएटली जो है होम गार्ड कर्मचारी हैं इनके इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी शाना बशाना इनके साथ चलेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के अनुसार नागरिक सचिवालय श्रीनगर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू की अध्यक्षता में हुई बैठक में समय पर मॉडल भर्ती नियम अधिसूचित करने के आश्वासन के बाद ये फैसला लिया गया। बहुत छोटी नोटिस पे बहुत जल्द यहाँ आते हैं और अपना कीमती वक्त हमें देते हैं, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। देखिए, जैसा आप सबको पता है कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कल हमें मदऊ किया था मीटिंग के लिए GMC अनंतनाग और GMC बारामूला को, जिसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और ARI ट्रेनिंग के आला हुकाम भी थे। वहाँ जो मीटिंग हुई उसमें अभी तक जहाँ तक है उसका पॉजिटिव आउटकम रहा। मिनिस्टर साहिबा ने कंसर्न्स दिखाए हमारे मसले को लेके, जो हमारा इशू था, जो हमारी मांगें थी,
वो मेन उसमें ये था कि हमारे जो रिक्रूटमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो आज तक पेंडिंग हैं सिंस वी हैव जॉइन्ड दीज न्यू मेडिकल कॉलेजेस। तो उसमें उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मैडम सकीना यतू जी का, जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं। उसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के आला हुकाम का और ARIN ट्रेनिंग के आला हुकाम का। उनने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया और बहुत उनने जो पहल दिखाई उस मीटिंग में हमारे इस मसले को बिल्कुल सही वक्त पे इसे हल करने में। तो अभी हम अपनी इस स्ट्राइक को सस्पेंड करने का यहाँ ऐलान करते हैं आप सबके सामने, और आपके वसातत से हम सारी हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम अपनी ये स्ट्राइक जो है हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं और डेफर कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। जो तारीख हमें दी गई है 30 सितंबर 2026 की, उस तारीख तक आप सब लोगों को पता होगा, मीडिया में आया है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इसको पब्लिश किया है कि 30 सितंबर तक जो है ये हमारा जो मसला है ये हल होगा और हमारे मॉडल रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो पब्लिश हो जाएंगे। तो उस वक्त तक हमारी जो स्ट्राइक है हम इसे सस्पेंड कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं टिल नीडेड, टिल इफ। टोडा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां राधे श्याम मंदिर के पुजारी राम भवन दास रामायणी के साथ कुछ लोग द्वारा कथित मारपीट की गई। इस घटना के विरोध में सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने टोडा पुलिस थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। से निवृत्त होकर के बैठा हुआ था तो गगन और डिम्पल और सुनील और बंडोरा कहानी एक राजू ये इकट्ठा हुए, आकर बोलते हैं, मैं बैठा था ये भी आकर वहाँ पर बैठ गए, तो बोलते हैं कि यहाँ पर जितने साले बेंचोद बैठे हुए हैं ये सब चोर हैं, डकैत हैं, बदमाश हैं। मैं कहा भैया देखो, आप जिस लिए आए हो आप अपना वो काम करो, गाली किसी को मत दो। मैंने जैसे इतना ही कहा, कहीं साले बेंचोद तू ही तो यहाँ तो बैठा हुआ है, तूने ये सब किया है। बस इस तरह से जब गाली देने लगे, कोई इधर खींचता है मुझे, कोई उधर खींचता है, कोई कहते चुप रहो। एक रमन था तो मना करता था, वो बेचारा कुछ नहीं बोलता था। लेकिन ये लोग जो हैं, कोई ऊपर से ही नहीं मुझे धमकी देता है, कोई मारता भी था तो मैं इधर उधर करता था। सर मुझे जब गुस्सा लगी तो मैंने भी कुछ गाली भी दिया था, ऐसी बात नहीं है। फिर इसके बाद मैं जाकर सीढ़ी में बैठ गया। सीढ़ी में बैठ कर के नहीं किसी ने कहा, मैंने कहा कि ये वो टाट किसने बिछाया है ये, तो उन्होंने ताला तोड़ कर के नहीं टाट निकाल के नहीं बिछा दिया। बैठने लगे, बैठ कर के नहीं कहते हैं तूने इसमें ताला क्यों लगाया है। मैंने कहा भैया मेरा काम है जब सफाई करना तो देखभाल करना मेरा तो काम है, मैं तो करूँगा ही इसको। बस इतने में ही नहीं कहा चाहिए वो लोग आए, कहा तो ही जब से यहाँ आया है तो ही सबको लड़ाता है ये कर। मैं कहा भैया मैं क्या लड़ाता हूँ। इस तरह से बातें चीतें होते रहें तो इतने में ही तुम्हारे सुनील आए। वो मैं नहीं जानता एक इंस्पेक्टर हैं कौन है, लेकिन मैंने पूछा है लोगों से तो उन्होंने नाम बताया कि फलाना लंबा था मोटा सा, तो कहीं बताया नाम, तो मैं उस तरह से वही नाम बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे 4 छप्पड़ ऊपर मारे। फिर सब लोग जितने थे, कोई कहीं से मारता है, कोई कहीं से मारता है। मेरे सर को फोड़ जैसा दिया था लेकिन फूटा नहीं, बस इतनी ही बात है। इतना मारा कि सीमा से ज़्यादा। फिर मुझे कुछ लोग हमारे आगे बीच बिचाव करने लगे, मुझको ऊपर ले गए, ऊपर बंद कर दिया। मैं ऊपर बैठा रहा। ये आप लोग फिर क्या इन लोगों ने किया, क्या मीटिंग किया, क्या नहीं किया। ये लोग ईर्ष्या द्वेष इस मंदिर से कर रहे हैं। उनको ये नहीं खपता है कि मंदिर बना तो बना क्यों। कुछ लोग कहते हैं गड्ढा रहेगा, बनेगा ही नहीं, लेकिन बन गया। लेकिन महाराज इन लोगों ने पैसा भी नहीं दिया, 1000 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार तो हर लोग ने दिया, लेकिन बाहरी लोगों के जरिए से ही ये मंदिर तुम्हारा बना है। इस कारण से इन लोगों में ईर्ष्या द्वेष बनता है। सर मैं महेंद्र सिंह राधे श्याम कमेटी का प्रधान हूँ। 5 बजे उन्होंने मीटिंग रखी थी गगन सिंह और उसकी पार्टी ने,
तो हमने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। तो बाबा जी उधर ही थे, तो हम अपने अपने घरों में थे, हमें तो बुलाया नहीं गया था। तो हमने जैसे बाबा जी को कोई धक्के वगैरह मार पड़ी तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया। उन्होंने फ़ोन कर दिया कि मुझे इन्होंने मारा, तो मैं क्या करूं? मैं कहा बाबा जी अंदर बैठो, कोई बात नहीं, जो एंटी सोशल हमारे एंटी सनातनी लोग हैं इन्होंने जो मारा कोई बात नहीं। फिर मैं आया, फिर हम 8-10 आदमी लोग आए, हमने वो उधर से सीसी कैमरे के वो क्लिप निकाले, फिर हमने एप्लीकेशन लिखी। एक मैंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिखी और एक बाबा जी की तरफ से एप्लीकेशन लिखी कि ये हमेशा हमें तंग करते हैं। मैं 26-30 साल से ये कलेक्शन करता हूँ। जब भी राधे श्याम मंदिर की कोई कृष्ण जन्माष्टमी होती है, मेरी जो सनातन अपनी जो क्या कहते हैं राधे श्याम कमेटी होती है, हम उसी की कमेटी जो है वो कलेक्शन करती है, हर साल कलेक्शन करती है। और उसी कलेक्शन के बाद जो फंक्शन होता है, फंक्शन करके जो भी पैसा कुछ बचता है हम अपने बैंक में डालते हैं। तो सिर्फ सनातन धर्म सभा जो लोकल होती है वो हमें सपोर्ट करती है, मगर वो सपोर्ट नहीं करते, वो कब्जा करने के चक्करों में कि वो कब्जा करें, बस हमारी चलती है, हम ही हैं, दादागिरी कर रहे हैं। तो दादागिरी हम नहीं बर्दाश्त करें, हमने FIR लॉन्च करनी, हम इनको बोल दिया है। मैं जैसे मंदिर ऊपर पहुंचा, उधर दंगा शंगा चल रहा था, हाथों-पाई हो रही थी। बाबा जी को कुछ लोग मारपीट कर रहे थे और एक एडवोकेट साहब हैं रमन जी, वो बीच में बीच बचाव कर रहे थे। 1-2 लोग और भी थे साथ में। तो मैं जैसे गया तो मैंने कहा, ओ भाई बाबा जी से क्यों लड़ रहे हो आप? चलो हटो उधर से। तो एक बंदा उधर से आया, उसने मुझे धक्के मार के निकाला, बोला आपका इधर कोई काम नहीं, चलो आप दफा हो जाओ यहाँ से। तो मैं वहाँ से निकल आया। तो फिर मैंने प्रधान साहब से बात की कि भाई ऐसे-ऐसे मसला है। तो प्रधान साहब को मेरे से पहले किसी ने बोल दिया हुआ था कि ऐसे मसला हो गया कि बाबा जी को उन लोगों ने अच्छी पिटाई कर दी, जो कि धर्म किसी भी धर्म में नहीं है कि किसी एक पुजारी की आप कोई भी हो, चाहे कोई ग्रंथी हो, पुजारी हो, कोई मौलवी हो, उस पे हाथ उठाना तो उनको कोड़ पड़ जाएगा उनके हाथों को, जिन हाथों से उसको मारा है। हाल ही में सामने आए कथित घोटाले के दावों को लेकर सिटी एक्सक्लूसिव ज्वेलर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपना आधिकारिक पक्ष रखा। इस दौरान ज्वेलर्स के प्रतिनिधियों ने मीडिया के तीखे सवालों के जवाब दिए और स्पष्ट किया कि प्रतिष्ठान पर लगाए गए आरोप निराधार है। साथ ही जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। आपको एक चीज बता दूं, आज से 1 साल पहले लास्ट ईयर फेस्टिवल सीजन में हमने इस चीज का खुलासा कर दिया था कि इस ज्वेलरी में कुछ भी 1 ग्राम जो है वो नहीं होता है। काफी लोग अवेयर हुए थे, काफी लोगों के हमें कॉल्स भी आए और काफी लोग सेटिस्फाई भी हुए, खुश भी हुए, तो ये चीजें पता लगी। लेकिन जब मीडिया के माध्यम से लोगों ने कुछ एडें दी कि हमारी ज्वेलरी में हम लिख के देंगे कि इतना सोना है, तब भी हमने लोगों को बताया कि भाई ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो बता सके कि इस पे कितना सोना चढ़ा है और कितना सोना उतरेगा। तब भी काफी लोग अवेयर हुए। लेकिन अब ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है, जो बेचारे फंस जाते हैं या नहीं पहुंच सके मार्केट में बाकी जगहों पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक दुकानदार की अपनी एक क्लाइंटेज की लॉबी है। अगर कोई क्लाइंट किसी अपने दुकानदार से नाराज भी है तो वो जाके वहां पे वो सामान को रिटर्न उनकी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकता है। जम्मू की जनता को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई भी अगर सामान आपने लिया है, आप सेटिस्फाई नहीं है उस सामान से, तो आप उस दुकानदार के पास जाके उसकी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उस सामान को रिप्लेस करवा सकते हैं। यार कुछ लोगों ने तो ये भी किया, तेजाब के एसिड के टेस्ट दिए, ठीक है, और वो एसिड टेस्ट सिर्फ जम्मू से नहीं थे, यानी कि पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली तक लोगों ने एसिड टेस्ट दिए हैं। एसिड एक ऐसी चीज है कि जो बड़ी से बड़ी चीज को जो है जीरो कर देता है। तो उन्होंने एसिड टेस्ट इस तरह दिए हैं, ये डिप किया और ये निकाल लिया। तो उस टाइम भी हमने एसिड टेस्ट का खुलासा किया कि भाई इस आइटम को 1 मिनट के लिए बीच में डिप रहने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो एसिड जो टेस्ट थे वो बंद हो गए, ठीक है। अपनी एक एक जो इन्होंने हथकंडे अपनाए उसमें सब ये जीरो हो गए आज। लेकिन अगर ये वाला कांड कल अगर जम्मू में हुआ है तो मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही, ये बाकी ज्वेलर जो है ये कैसे क्लेम कर सकते हैं, जो कि खुद बोलते हैं कि हमारी ज्वेलरी में 1 ग्राम गोल्ड है, जबकि हमने 1 साल पहले बोल दिया कि इस ज्वेलरी में 50-100 मिली 150 मिली से ऊपर कुछ भी नहीं होता। ई बसों और व्यवसायिक वाहनों को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद ARTO पवन शर्मा और MVD अधिकारियों की टीम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर विक्रम चौक जम्मू में एक विशेष जांच अभियान चलाया।
इस दौरान हिडन नंबर प्लेट, ओवरलोडिंग और कंडक्टरों द्वारा यूनिफॉर्म न पहनने जैसी कमियों पर कार्रवाई करते हुए कई चालान काटे गए। सर, क्या कुछ कंप्लेंट्स आज के सिनेरियो में देखने को मिल रही हैं और ड्राइव के दौरान क्या कुछ आपको देखने को मिला? देखिए, आज हम ऑन दी डायरेक्शन ऑफ ओवर वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आज हमने स्पेशल मुहिम रखा है जो वो हम देख रहे हैं हिडन नंबर प्लेट्स। आपको पता, काफ़ी व्हीकल्स हिडन नंबर प्लेट्स करके चल रही हैं। हिडन नंबर प्लेट्स हो गया, कंडक्टर्स विदाउट यूनिफॉर्म, ओवरलोडिंग, इन पे हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं आज। तो तकरीबन हमने 10 गाड़ियों को अभी तक चालान किया, तो अभी कैरी करेंगे, शाम तक चलेगा। जो भी डिफॉल्टर्स होंगे दे विल बी फाइन अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ। विजिबल वायलेशन जो है वो अभी तक आपको देखने को? देखिए, वायलेशन तो मैं कहूँगा कि जो विजिबल वायलेशन है, एक है वो ओवरलोडिंग है, ठीक है। जब हम ट्रायल्स करते हैं उधर भी सैनिटाइज करते हैं एप्लीकेंट्स को, टू वियर हेलमेट्स, टू वियर सीट बेल्ट्स। मैं आपको कोई इम्प्रूवमेंट जरूर हुई है, कोई 80%, अभी 100% नहीं हुआ। इट विल ऑलवेज टेक टाइम। दूसरा ये है कि एज मैनी एज 1.50 लाख पीपल डाइज एवरी ईयर ड्यू टू दिस रोड एक्सीडेंट्स। ये बड़ी फिक्र है, इसको मिनिमाइज़ करना है, ठीक है ना। मिनिमाइज़ करने के लिए चाहिए कि ये मैं तो कर नहीं कहूँगा अकेले, हम सबको साथ चलना है। ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, सेमिनार्स करने हैं, ट्रायल्स पे बताना लोगों की सीट बेल्ट पहनो। ये चीज़ें हमने घर जाके डिस्कस करनी है, पेरेंट्स के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मेजर इनिशिएटिव जो है वो ट्रांसपोर्ट लिया गया था, तमाम उन व्हीकल्स की जो है आरसीज़ को सस्पेंड किया जा रहा था जिनके ऊपर एक्सेस चलान्स है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस भ्रम में लोग जी रहे हैं कि मेरी आरसी तो सस्पेंड हो चुकी है, इसके बाद में जब तक पकड़ा नहीं जाता मैं सरेआम अपनी बाइक, अपनी गाड़ी चलाऊंगा, मेरी गाड़ी पर दोबारा कोई चलान नहीं आएगा। क्या मैसेज? देखिए, मैसेज ये है कि जैसे आपने कहा ना, जिनके आरसी सस्पेंड हैं, 3 टाइम से ज़्यादा सस्पेंड हैं, कुछ तो हम लोग करते हैं, कुछ पुलिस से और ट्रैफिक पुलिस से हमें आ जाता है इन गाड़ियों को ब्लॉक कर दो, ठीक है। जब हम गाड़ियों को हम ब्लॉक करते हैं, एक नोटिफिकेशन हमारे ऑफिस से निकलती है जो एसएसपी ट्रैफिक, एसपीएसपी पुलिस को जाती है, ठीक है। इन्फोर्समेंट इज़ ओवर ड्यूटी, इन्फोर्समेंट उनके पास भी है ना। जब हम अपनी लेटर्स जो लिखते हैं उनको शेयर करते हैं, उनको भी हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए, हमारे साथ एक्शन करना चाहिए। जब 100% वो भी देंगे, हम भी देंगे, तो मतलब जिनकी आरसी सस्पेंड है उनको चलान जो है वो नहीं जाएगा उसके बाद? नहीं, चलान जाएगा उसको, वो चला नहीं सकता गाड़ी। तभी मैंने कहा ना, जब उनका हम गाड़ी को ब्लॉक कर देते हैं, गाड़ी चला नहीं सकता। जिस ड्यूरिंग के दौरान उसका लाइसेंस सस्पेंड रहेगा, ही विल बी नॉट अलाउड टू प्लाई ऑन द रोड। वो जब हम लेटर निकालते हैं, ऐसे जैसे एसएसपी ट्रैफिक ने हमें भेजा ब्लॉक करने के लिए, हम भी लिखते हैं कि इनको आप भी उनका ध्यान रखिए, हम भी रोड पे हैं। अब 24 घंटे आपको पता, ट्रैफिक रेगुलेशन तो ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो भी है, पुलिस भी है। जब हम तीनों मिलकर इकट्ठे चलेंगे, अफसर जो एसएसपी ट्रैफिक हैं और एसएसपी वो भी उनको डायरेक्ट करेंगे, जो ऐसी तरफ की गाड़ियाँ आप भी पकड़ लीजिए। सर, बात करने के लिए यहाँ पर साफ तौर पर आपने देखा कि आरटीओ डिपार्टमेंट की पूरी टीम, खुद आरटीओ यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने तमाम एमवीडीज़ के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। स्पेशल ड्राइव चलाई गई है, नाका लगाया गया है, लगभग 10 से ज़्यादा चलान यहाँ पर किए गए हैं। इन चीज़ों को चेक किया गया है, ओवरलोडिंग को खास करके लेकर, सीट बेल्ट को लेकर, विदाउट हेलमेट को लेकर, या जो सीट्स इंश्योर की गई हैं लेडीज़ के स्पेशली एबल्ड के लिए, यदि वो भी नहीं पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ भी जो है यहाँ पर कड़ा एक्शन जो है वो फिलहाल देखने को मिला है। और ये साफ तौर पर इंश्योर भी किया गया है कि नंबर मैंशनड है सभी गाड़ियों के अंदर। यदि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई वायलेशन पैसेंजर्स को फील होती है तो वह निश्चिंत होकर जो है वो डिपार्टमेंट के इन कंसर्न अथॉरिटीज़ को जो है वो कॉल कर सकते हैं। इमीडिएट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। रोहित शर्मा, टेक पंजाब। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।